गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। हाँ, डाउट्स लेते हैं। लास्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट बताना भी रह गया था, वो भी मैं बता देता हूँ। लाइंस की यूज कर सकते हाँ, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एंड लाइन, डिस्टेंस ऑफ टू लाइंस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस क्लियर है क्या? यस यस सर। यस। ओके, थैंक यू। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग ने स्टार्ट किया था ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, ये वो वाला है ना? हाँ, ठीक है। ठीक है। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग ने प्राइमरली स्ट्रेट लाइंस वाला पार्ट डिस्कस किया था। एंड लास्ट क्लास में कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था, जिसकी वजह से मैं एक कॉन्सेप्ट जो सिखाने वाला था वो नहीं बता पाया था। सो वी विल डू दैट नाउ। ठीक है, देन वी विल टेक द डाउट्स। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले थे, बट देन मेरा राइटिंग इंस्ट्रूमेंट कुछ माल फंक्शन कर गया था। तो देखिए, ये समझ लो पॉइंट है और ये लाइन है। तो इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस की अगर हम बात करें, सो व्हाट विल बी दैट डिस्टेंस? तो ये डिस्टेंस तो मैं ऐसे भी मेजर कर सकता हूँ, ऐसा भी मेजर कर सकता हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ। तो बहुत सारी डिस्टेंसेस हो सकती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो विच डिस्टेंस आर वी टॉकिंग अबाउट? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमेशा जब भी पॉइंट और लाइन के डिस्टेंस की बात होगी, इट हैज टू बी अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स। ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये पॉइंट एल है, ये सॉरी ये लाइन एल है, ये पॉइंट ए बी है। लाइन एल की इक्वेशन है लाइन एल की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ऐसा ही होता है इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है। तो ये लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा? तो दैट इज व्हाट वी वांट टू नो। तो देखिए, इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। वो फॉर्मूले तक हम कैसे पहुंचेंगे, वो प्रोसेस में हम नहीं जा रहे। ठीक है। द फॉर्मूला, द डिस्टेंस डी ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द लाइन इज मॉडुलस ऑफ ए पी प्लस बी क्यूब माइनस सी का मॉड डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है उसको इस लाइन में रिप्लेस कर देना है। पॉइंट में जो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स है पी एंड क्यू, उसको एक्स एंड वाई की जगह रिप्लेस कर देना है। तो ये हो गया। सी विल गो टू द लेफ्ट साइड, तो माइनस सी हो जाएगा। तो ये जो भी क्वांटिटी आएगी इसका मॉड कर देना है, एंड डिवाइडेड बाई द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई विच इज ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, उसके स्क्वायर्स का सम का रूट। ठीक है। सो दैट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। ठीक है। अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर ही लाई करेगा तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा। अगर ये पॉइंट लाई नहीं करेगा तो इसका कुछ डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है। अगर आपको इसको कैलकुलेट करना है, इफ यू वांट टू नो कि ये फॉर्मूला कैसे आता है, तो मैं प्रोसेस बता देता हूँ। आई विल नॉट गेट इनटू द एग्जैक्ट वर्किंग ऑफ इट। लास्ट क्लास में हमने एक एग्जांपल किया था, जिसमें हमने किया था कि ये पॉइंट से इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताओ। है ना? तो उसका आंसर कुछ फ्रैक्शन में आया था, इफ यू रिमेम्बर। है ना? तो वंस यू नो दैट फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो सेम प्रोसेस आप कर सकते हैं। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें जो इसके परपेंडिकुलर हो गिवन लाइन के, एंड दोनों लाइंस का आप फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता लगाएं, तो ये पॉइंट आ जाएगा। देन यू कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दीज टू पॉइंट्स, तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस है, बट उस प्रोसेस में हम लोग अभी नहीं जा रहे। यू कैन रिमेंबर द एंड रिजल्ट। कोई डाउट है क्या यहाँ तक?
तो अगर मैं आपको बोलता हूँ a line is 3x plus 4y equal to 24, what is its distance from the origin? वो तो गिवन होगा ना जैसे, हाँ ये दिया ना। Minus 24 by 1. माइनस है 24. हाँ 21 डाला नहीं 17 में तो 4.2 होगा। 4.8 ये 4.8 ठीक। तो ये सब कॉन्सेप्ट की सब पर वो ऐसे लोग पूछ रहा था हाँ वो मुझे ऐसा ध्यान था कि मैंने पढ़ा दिया है। क्योंकि उसमें हाँ ये तो अभी मैंने जब ये चालू किया ना तो मुझे दिखा कि ये तो खाली पड़ा है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, तो मुझे याद ये आईडी कार्ड वाले सारे इसी कॉन्सेप्ट इस पे। तो वो मुझे ध्यान गलत रह गया, मुझे ऐसा ध्यान था क्योंकि हमने स्टार्ट तो किया था पर फिर कुछ हो गया तो मुझे ऐसा ध्यान था कि पढ़ा दिया। ठीक है। तो ये है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बताना है। तो ओरिजिन वी नो इट्स 0 0। ठीक है। तो ये पी क्यू 0 0 हो गया, तो यू हैव टू रिप्लेस दिस 0 0 इन दिस इक्वेशन ऑफ लाइन। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इट विल बी 0 + 0 -24 और उसका मॉड है। तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं आएगा, तो जब भी डिस्टेंस की बात होगी मॉड एक लगाना ही है, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a² एंड b² का सम। तो √3² एंड 4²। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 24/5, दैट इज 4.8। ये क्वेश्चन करने का वैसे एक तरीका और था, मैं वो बता देता हूँ आपको। ठीक है, हर बार वो देयर विल बी ऑल्टरनेट मेथड, वैसा जरूरी नहीं है। इक्वेशन वाज 3x + 4y = 24। ठीक है। सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज x/8 + y/6 = 1। ठीक है। सो दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन इफ यू रिमेंबर। तो x/a y/b, तो ये जो 8 एंड 6 है ये x एंड y एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो गए इस लाइन के। तो ये हो गया 8 और ये हो गया 6। ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है जिसका एरिया होगा 1/2 × 6 × 8। एंड इसको मैं ऐसा भी इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि इस ट्राइंगल का एरिया ऐसे भी हो सकता है, हाफ, ये डिस्टेंस अगर d है ये डिस्टेंस 10 होगा। सो दिस एरिया कैन ऑल्सो बी रिटन एज, this area can also be written as half into d into 10, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस ये हो गया और हाइट ये हो गया, बेस ये हो गया और हाइट ये हो गया। हाँ, तो अभी इन दोनों को इक्वल 4.8। करेंगे तो आंसर आ जाएगा बी का, बी विल बी 4.8। ठीक है। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन कर सकते थे, हर बार ऐसा एप्लीकेबल होगा वो जरूरी नहीं है। इन दिस केस इट वाज अवेलेबल, अब एप्लीकेबल। ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म में एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ, मैंने क्या बोला था कि अगर आपको ऐसा इंफॉर्मेशन गिवन है कि एक लाइन है जो एक्स एंड वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट करती है जिनका लेंथ ए एंड बी है, तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन कैन बी रिटन एज x/a + y/b = 1। ठीक है। तो अगर आप किसी लाइन का इक्वेशन इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो, ये x के नीचे एक नंबर है, y के नीचे एक नंबर और यहाँ पे सामने 1 है, x के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, y के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इन दिस क्वेश्चन वी डिड दैट ओनली। ये 24 को हमने इधर डिवाइड किया तो 3x/24 x/8 हो गया, 4x/24 4y/24 y/6 हो गया। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो ये x इंटरसेप्ट, ये x इंटरसेप्ट और ये y इंटरसेप्ट हो गया। क्लियर है क्या? सो दिस वाज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अब ऐसा ही डिस्टेंस ऑफ लाइंस भी हो सकता है। अगर दो लाइंस हैं
एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो उनके बीच का डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं. इफ दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, तो दे विल इवेंचुअली इंटरसेक्ट समवेयर, तो डिस्टेंस जीरो ही हो जाएगा, है ना. So if the lines are parallel, then we can find the distance. If they are not parallel, then the distance has to be zero. क्लियर है. हमने अगर ड्रॉ नहीं किया हुआ है पूरा लाइन को, तो भी वी नो कि अगर ये पैरेलल नहीं है तो कहीं पे भी अगर आप इनको प्रोड्यूस करोगे तो कहीं ना कहीं तो जीरो हो जाएगा डिस्टेंस. ठीक है. तो द डिस्टेंस ऑफ टू पैरेलल लाइंस, ये हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं. और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो दो पैरेलल लाइंस हैं, इनका इक्वेशन जब आप लिखोगे तो इक्वेशन ऐसा होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इक्वल टू जीरो, है ना, या डी या ई या एफ कुछ भी ले लो. क्लियर है. तो पॉइंट इज, इफ द लाइंस आर पैरेलल, तो ये जो कोएफिशिएंट्स है एक्स एंड वाई के, ये इक्वल होने चाहिए, बिकॉज इन्हीं कोएफिशिएंट से ही लाइन की स्लोप गवर्न होती है. अगर ये सेम होंगे तो ये स्लोप भी सेम होगा. याद आ रहा है क्या. ठीक है. सो इफ दैट इज द केस, वी कैन से ओनली सी एंड एफ इज द डिफरेंस दोनों लाइंस के इक्वेशन में, दैट मीन्स दे आर पैरेलल लाइंस. अगर ये भी सेम हो जाता तो वो दोनों सेम लाइंस ही हो जाते, फिर उनका डिस्टेंस जीरो हो जाता. ठीक है. सो नाउ हाउ डू वी गेट द डिस्टेंस, तो इट विल बी मॉड ऑफ सी एंड एफ का डिफरेंस. ठीक है. तो अब इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है वो आपको अभी तो नहीं दिख रहा, सो दैट इज वाई वी विल पुट अ मॉड डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. कोई भी डाउट है क्या. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. ठीक है. तो बताइए अभी कोई डाउट्स है क्या आप लोग के. 26 20 20 22 26. अच्छा 17 भी है.
17. Find the area of the triangle formed by 2x minus 3y minus 30 and the coordinate axis. ये तो अभी किया वही है. 2x minus 3y is equal to 30. So this can be written as x by 15 plus y by minus 10 equal to 1. तो ये हो गए इंटरसेप्ट 15 एंड माइनस 10. तो ऐसा एक डायग्राम बनेगा. ये 15 होगा और ये 10 होगा. मैंने माइनस 10 लिखना था. तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो 75. समझ आया क्या? सर ये मतलब ऐसे कुछ भी नहीं है, अगर ऐसे ही होगा। ऐसा क्वेश्चन होगा था ऐसे. ये ऐसे बात नहीं। 17 के बाद क्या डाउट है? 20. ठीक है. Find the equation of the line passing through minus 5, 11 and making intercepts whose sum is 0 on the coordinate axis. सर 18 भी करना ना इसके बाद. क्या बोल रहे हो? 18th वाला भी डाउट है, इसके बाद कर सकते हो प्लीज. हाँ. तो -5, 11 से एक लाइन पास होना है और इंटरसेप्ट ऐसे होंगे कि उनका सम 0 हो. तो वी कैन अज्यूम दैट द लाइन इज x by a प्लस y by माइनस a इक्वल टू 1. इंटरसेप्ट का सम 0 है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ही होना पड़ेगा. ठीक है. एंड नाउ द लाइन हैज टू पास थ्रू -5 एंड 11. तो ये रिप्लेस करने से आपको a का वैल्यू मिल जाएगा. x की जगह -5 लिखा तो -5 by a माइनस 11 by a इज 1. तो इससे आपको पता चलता है a इज -16. ठीक है. सो इफ a इज -16 तो आंसर हो जाएगा क्या? x प्लस वाई इज इक्वल टू -16. तो आंसर डी. सॉरी डी, नन ऑफ दिस, सी. एक सेकंड. ये x माइनस वाई होगा. सॉरी, x माइनस वाई इक्वल टू -16. ठीक है. कोई डाउट है क्या 20 में? 18. 22. 18 देख लेते हैं. Equation of the line passing through the point of intersection of these lines and parallel to this line. तो देख सिंपल है ये तो. ये दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा. दैट इज 2x माइनस 7y इक्वल टू 5. 5x शॉर्टकट माइनस. मेथड जानना था कोई, थोड़ा टाइम हाँ वो लगा बता था. रहा हूँ. ठीक है. तो ये एक तरीका है. सो लाइंस का इक्वेशन तो आप सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता लगा सकते हैं. ये लाइन से स्लोप आ जाएगा. स्लोप आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, तो आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. शॉर्टकट मेथड के लिए आपको क्या करना रहेगा? ऐसे कोई बहुत शॉर्टकट नहीं है वो, बट फिर भी मैं बता देता हूँ. यही है सबसे शॉर्ट तो यार. देखो वैसा जो मैं बताने वाला हूँ वो भी बहुत शॉर्ट नहीं है, बट फिर भी सुन लो. ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा बताया. तो व्हेन यू हैव टू लाइंस, राइट?
और क्वेश्चन ऐसा हो कि इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से और एक लाइन पास हो रही है, तो नाउ दिस बिकम्स अ फैमिली ऑफ लाइंस। तो ओरिजिनल जो दो लाइंस थी जिन्होंने इंटरसेक्ट किया था उस पॉइंट पे, वो L1 एंड L2 है। अब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से और बहुत सारी लाइंस पास हो सकती है, एक पॉइंट से तो हजारों लाइंस पास हो सकती है, राइट। सो ऑल ऑफ दीज लाइंस विच आर पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस, दे आर ऑल फैमिली ऑफ लाइंस, है ना। तो ये पूरे झुंड को हम बोल सकते हैं फैमिली ऑफ लाइंस। तो ये फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन अगर हमें लिखनी है, तो आई कैन से इट इज L1 प्लस सम कांस्टेंट, इन दिस केस लेट अस से दिस सिंबल इज लैम्डा, तो लैम्डा टाइम्स L2। तो ये दोनों फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन हो गया, ठीक है, इन दोनों लाइंस की फैमिली का इक्वेशन हो गया। तो अब इस फैमिली से जितनी भी लाइंस पास होगी, हम उनकी इक्वेशन लिख सकते हैं बाय जस्ट पुटिंग देयर स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन क्या है, आपको कौन सी लाइन चाहिए जो इसके पैरेलल हो, मीन जिसका स्लोप 6/7 हो, ठीक है, तो ऐसी लाइन चाहिए। तो यहां से मैं क्या करूंगा, वी हैव द इक्वेशन 2x माइनस 7y माइनस 5 प्लस कॉन्स्टेंट टाइम्स 5x माइनस 8y माइनस 3, ठीक है। तो ये लाइन का इक्वेशन हो गया फैमिली ऑफ लाइंस का। अब इसमें हजारों लाइंस हैं, लैम्डा की वैल्यू चेंज करते जाओ, नई नई वैल्यूज मिलती रहेगी, है ना। तो नई नई लाइंस मिलती रहेगी, ऑल दोज लाइंस विल बी पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। लैम्डा आपने 0 रखा तो ये लाइन आ गई, लैम्डा आपने 1 रखा तो कुछ और लाइन आई जो भी इसी पॉइंट से पास होगी, लैम्डा आप 2 रखोगे तो कोई और लाइन आएगी जो इसी पॉइंट से पास होगी, ठीक है। तो लैम्डा की जितनी मर्जी वैल्यूज रिप्लेस करिए, यू विल गेट द लाइंस विच पास थ्रू द सेम पॉइंट, ठीक है। अब हमें कौन सी लाइन चाहिए, वी वॉन्ट अ लाइन जिसका स्लोप हो 6 बाई क्या था 7। हाँ, तो यहां से आप लिख सकते हैं लाइन का स्लोप, दैट विल बी कितना, ये है 2x प्लस 5 लैम्डा डिवाइडेड बाई -7 -8 लैम्डा, ठीक है। तो ये लाइन का स्लोप हो गया y इक्वल टू mx करके, दैट शुड बी 6/7। तो ये रिप्लेस करने से लैम्डा की वैल्यू आएगी, वो रिप्लेस कर देंगे हम इधर, तो हमारा लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो एज आई सेड, शॉर्टकट तो ये नहीं है, उतना ही टाइम लगेगा जितना आपको यहाँ के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करके लग रहा था, बट स्टिल यू कैन ट्राई, ठीक है। सर वो वैलिडेशन की जरूरत है। कौन सी, वो लैम्डा की वैल्यू कैसे 2x आएगी, plus 5 ये कैसे आया, ये ऐसे आया कि इस लाइन को आप x प्लस ax by के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये 2x है और ये 5 लैम्डा x है, तो 2 प्लस 5 लैम्डा x हो गया, ठीक है। ये हो गया, माइनस कर दो 7 प्लस 8 लैम्डा y हो गया, और ये -5 -3 लैम्डा हो गया इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू mx करना, तो इसको उधर भेजेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, m कितना हो जाएगा, 2 प्लस 5 लैम्डा अपॉन 7 प्लस 8 लैम्डा, दैट विल बी m, जो 6/7 होना चाहिए। तो ये सॉल्व करके लैम्डा आ जाएगा, तो 14 प्लस 35 इज इक्वल टू 42 प्लस 48, ठीक है। तो ये 13 ये इधर गया 28, ठीक है, -28। तो ये लैम्डा का वैल्यू आया, ये लैम्डा का वैल्यू आप उठा के इधर डाल दो, फिर इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो जो भी बचेगा वही हमारा रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन होगा, ठीक है। तो आई एग्री, नॉट अ शॉर्टकट बट अनदर मेथड, वो मुझे लगता है जो हम पहले कर रहे थे वही शॉर्टकट है। बस आपको दो लाइंस को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, उसके बाद की प्रोसेस तो बड़ी सिंपल है ना। कैसे सिंपल है, क्योंकि जो लाइन हमारी होगी उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इट विल बी 6x माइनस 7y प्लस के इक्वल टू 0। यहाँ से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो बस अपने को x एंड y की जगह रिप्लेस कर देना है, k की वैल्यू आएगी, k की वैल्यू फिर से रिप्लेस कर देंगे तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो मेथड्स हैं, इनमें से आपको जो जचे वो यूज कर सकते हैं। तो वो बट स्टिल फैमिली ऑफ लाइंस का जो कॉन्सेप्ट अभी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, वो समझ आया क्या,
यस सर। ठीक है। हम्म। 22। The distance between orthocenter, circumcenter of triangle with vertices 1, 2, 2, 1 and this. तो देखिए ऑर्थोसेंटर कैसे बनता है? Orthocenter is the point of intersection of all the altitudes. ठीक है। And circumcenter is the point of intersection of perpendicular bisectors. ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग होते हैं इन एनी ट्राइंगल। अगर ये ट्राइंगल राइट वो वाला ट्राइंगल है जिसका सब इक्वल होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो ये ऑल्टीट्यूड्स एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी सेम हो जाते हैं। एंड इन दैट केस ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर भी कोइंसाइड कर जाता है। ठीक है। तो वेन एवर वी गेट सच अ क्वेश्चन, हमें पहले ये चेक करना चाहिए कि ये जो ट्राइंगल है ये कहीं इक्विलैटरल ट्राइंगल तो नहीं। ठीक है, तो चेक करिए वो है क्या। उसके लिए तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला हाँ तो कर लो ना डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या दिक्कत है उसमें? टू कैसे लग जाएगा यार टाइम? 2 - 1 1 हुआ, 1 - 2 फिर से 1 हुआ, तो √2 हो गया। ठीक है। इन दोनों का डिस्टेंस तो इजीली आ गया। अब बस इसका और इसका डिस्टेंस चेक करना है, कैसे टाइम लग जाएगा इसमें बताओ। तीनों का करना पड़ता है बट ये नंबर्स तो देखो, हाँ नंबर्स तो देखो। वो दोनों सेम ही है। इसका इसका डिफरेंस वही होगा जो इसका और इसका डिफरेंस होगा। समझ आ रही है बात? नंबर्स ऐसे हैं कि आपको थर्ड वाला चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सेकंड में तो दिख ही रहा है। क्या दिख रहा वहाँ दिख रहा है मतलब इतना तो लॉजिक हो गई ना कि इक्वेटर के हो गए। है? अब इतना ज्यादा, अभी तो तीन करने चाह रहे थे सब, दो भी नहीं कर रहे। ठीक है, तो सेकेंड आपको चेक करना पड़ेगा। सो 3 + √3 -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा ये अपॉन 2। एंड 3 + √3 -2 करेंगे तो -4 हो जाएगा ये अपॉन 2। तो ये हो गया √3 +1/2 और ये हो गया √3 -1/2। हाँ जी। ये 1 सब्ट्रैक्ट किया और फिर 2 का एलसीएम लिया। ठीक है। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो अब इसमें देखो a + b और a - b है, तो 2ab वाला पार्ट तो कैंसिल ही हो जाएगा। सो 3 + 1/4 का डबल का रूट, तो 4/4 तो कैंसिल ही हो गया, तो √2 आया ना। तो कहाँ टाइम लगा बताओ, जबकि मैं अभी तो बोल भी रहा था और सब लिखना पड़ रहा था। ठीक है। तो ये √2 आया, तो इसका और इसका डिस्टेंस भी √2 आएगा क्योंकि नंबर्स सेम है। तो वी कैन से कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर विल बी द सेम पॉइंट। इनफैक्ट ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड और एक और था, वो सब सेम ही पॉइंट होंगे। सो द डिस्टेंस इज ठीक है। इन सेंटर ट्राइंगल का, सर्कल का तो सेंटर ही होता है। सर क्या है आंसर? 0। जीरो में जब डिस्टेंस जीरो हो गई। हाँ भाई 22 हो गया। इसके आगे और कोई डाउट्स है क्या? 26 26, और फिर 27 26 एंड 27। मैं तो ऑपोजिट फॉर्मूला चलो A figure formed by the lines is
देखिए 26। तो ये कितने लाइंस की इक्वेशन गिवन है यहाँ पे आपको? चार लाइंस, राइट? कैसे? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू जीरो एंड ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी इक्वल टू जीरो। तो ये चार लाइंस की इक्वेशन आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है? अब इसमें देखिए, ये फर्स्ट और ये थर्ड, ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगे, एक्स एंड वाई दोनों के कोएफिशिएंट्स एग्जैक्टली सेम है, so these two lines are parallel, है ना? सिमिलरली ये सेकंड और ये फोर्थ, these two lines are also parallel। समझ आ रहा है क्या? कोई डाउट है क्या? बताओ। ठीक है, अच्छा। तो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, फर्स्ट एंड थर्ड वाले, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? इट विल बी 2c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी अभी हमने चेक देखा था पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, है ना? एंड सिमिलरली सेकेंड एंड फोर्थ जो लाइंस हैं जो भी पैरेलल हैं, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या? इट इज ऑल्सो द सेम 2c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये पैरेललोग्राम है जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी है, ठीक है? वो परपेंडिकुलर भी है क्या? तो एडजेसेंट साइड ऐसा पता लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर है या पता लगा सकते हैं? पता लगा सकते हैं कि वो परपेंडिकुलर है, ठीक है? हाँ, इसका और इसका डिफरेंस लेंगे, सी माइनस डी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी याद है ना, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस लिखा था, ठीक है? सो नाउ वी हैव टू आल्सो चेक कि दो एडजेसेंट लाइंस परपेंडिकुलर है क्या? तो वो नहीं है। इन दोनों की स्लोप अगर आप चेक करोगे तो प्रोडक्ट -1 नहीं आएगा। समझ आ रहे? सो द लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर, तो दैट मीन्स लाइंस आर पैरेलल एंड दे आर इक्वल ऑल्सो। तो इक्वल हैं और पैरेलल हैं तो उनका शेप क्या बनेगा? रोम्बस, ठीक है? कोई डाउट है यार 26 में? ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है? ये बन गई। दूसरी दोनों लाइंस भी पैरेलल है, वो ये बन गई। ये फर्स्ट है और ये थर्ड है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना था वो ये लेंथ हो जाएगी। वो इन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस है, ठीक है, वही डिस्टेंस इन दोनों के बीच का भी है। तो ये आपको पता चल गया, ठीक है? तो अगर ऐसा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों की लेंथ और इसकी लेंथ जो इक्वल हो जाएगी। नहीं, स्क्वायर होने के लिए ये 90 डिग्री होना पड़ेगा ना। तो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप का प्रोडक्ट -1, तो वो नहीं है ना। स्लोप निकालने का जरूरत ही क्या है? देख ले, मेंटली कर ले। इसकी स्लोप कितनी आएगी? -a/b। इसकी स्लोप कितनी आएगी? a/b। इनका प्रोडक्ट कितना होगा? -1 होगा, है ना? तो -1 नहीं हुआ, -1 नहीं हुआ तो ये 90 डिग्री पे नहीं है लाइंस। ठीक है। हाँ भाई, और कोई डाउट 26 के बाद? 27 तो अभी बोले ना, सब हो गया। डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, अच्छा 27 चलो देख लेते हैं। तो 27 में जो दो लाइंस का इक्वेशन गिवन है उनका डिस्टेंस पूछा है, तो आपको मैंने अभी बताया था कि डिस्टेंस इज ओनली कैलकुलेटेड फॉर द पैरेलल लाइंस। तो पहले तो ये इंश्योर करिए कि ये पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल है, तो अगर ये लाइंस पैरेलल है
तो इनके बीच का डिस्टेंस तो हम बता सकते हैं। बट दूसरी बात ये थी, मैंने आपको बोला था कि वो दोनों लाइंस का इक्वेशन ऐसा होना चाहिए कि एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट्स सेम हो, राइट। मैंने जब एग्जांपल लिखा था तो ऐसा लिखा था, एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट्स सेम हो। यहाँ पे वैसा नहीं है, एक्स के कोएफिशिएंट्स 15 एंड 5 है, वाई के कोएफिशिएंट्स 9 एंड 3 है, सो दे आर नॉट सेम, बट वी कैन मेक देम इक्वल, राइट। अगर हमें उनको इक्वल बनाना ही पड़ेगा, देन ओनली वी कैन फाइंड द डिस्टेंस। सो मैं ये लाइन की इक्वेशन को रीराइट कर देता हूँ। आई कैन राइट दिस एज 15x प्लस 9y माइनस 21, ये 9 है, माइनस 21 इक्वल टू 0। एंड फर्स्ट सेकेंड लाइन की इक्वेशन को एज इट इज रख देते हैं, 15x प्लस 9y प्लस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी 9 है। तो ऐसा करने से क्या हुआ, एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट्स इक्वल हो गए, राइट। पैरेलल तो लाइंस पहले भी थी बट उनके कोएफिशिएंट्स इक्वल नहीं थे, नाउ दे आर इक्वल। अब हम डिस्टेंस बता सकते हैं बड़ी इजीली। सो इट विल बी 21 प्लस 14 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। ठीक है, तो दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व। ये हो गया 35 अपॉन 15 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज 5 स्क्वायर, ये कुछ अलग होगा। 225 प्लस 81 इज कितना, 306, रूट 306। ठीक है, सो 35 अपॉन रूट 306, यह आंसर हो जाएगा। तो 35 वाला ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज 27। 27 समझ आया ना। लाइंस भले पैरेलल थी बट हम इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, हमें इनके कोएफिशिएंट्स को इक्वल बनाना पड़ेगा पहले। 27 के बाद कोई डाउट है? 31 30 30, 31, 34, Hmm. 30. A point equidistant from these lines. तो देखिए, सर हाँ ये क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि वो जो पॉइंट रहेगा वो हाँ, तीनों लाइंस के इंटरसेक्शन से जो डिस्टेंस अगर हम फाइंड कर ले। तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, वो कैसे पता चलेगा? इंटरसेक्शन फाइंड करके अगर होता है तो अच्छा, फिर? मतलब अगर इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया हम्म, तो उस हिसाब से फिर आगे फाइंड कर सकते हैं कोई एक पॉइंट। नहीं, दो भी नहीं हो पाएगा। अगर मान लो तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती भी है, ठीक है, मान लेते हैं, वैसे कर नहीं रहे बट अगर मान ले, तो ये पॉइंट है वो। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि जो पॉइंट इन तीनों से इक्विडिस्टेंट है वो यहाँ है, तो सारे नाउ दिस पॉइंट्स ही पॉइंट हो इफ इट इज सकते हैं। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द लाइंस, तो दिस हैज टू बी, ये जो लाइन आप ड्रॉ करोगे दिस हैज टू बी परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑल द, परपेंडिकुलर टू ऑल द लाइंस। ठीक है, ये इसके भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसके भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, और ये इसके भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो एक ही लाइन तीनों के परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगी? ओके, सॉरी सर। समझा? यस सर। क्योंकि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो अब देखिए, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। आपको जब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन करना है तो डिनोमिनेटर में 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 आएगा, यहाँ पे 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 13 आएगा, और यहाँ पे 7 प्लस 25 24 25 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास जो है उन सभी में आप देखो ध्यान से। ऑप्शन देखने से भी पहले अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो नंबर है 10,
ये 5 का डबल है, ये 26 13 का डबल है, और ये 50 25 का डबल है। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम 0 0 ले लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। इफ द पॉइंट इज 0 0, तो डिस्टेंस क्या होगा इस लाइन से, इट विल बी 10/5। इस लाइन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 26/13, और इस लाइन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 50/25। बोलो समझ आया क्या? तो आंसर सबका आ जाएगा 2। सर ये आपने 530 25 5 13 25 लिखा है। जब आप डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन लिखते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या आता है 4² + 3²। डिनोमिनेटर में क्या आता है 5² + 12²। डिनोमिनेटर में क्या आता है 7² + 24²। यही आता है ना? ठीक है, तो 5 13 25 आएगा। एंड देन व्हेन वी चेक्ड, ध्यान से देखा, तो 5 का डबल यहाँ लिखा हुआ है, 13 का डबल यहाँ लिखा हुआ है, एंड 25 का डबल यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमने ऑब्जर्व किया, एंड जैसे ही ये ऑब्जर्व किया हमें समझ में आ गया कि इनको जीरो करने से हमारी डिस्टेंस 2 आ जाएगी हर जगह। 5 क्योंकि जब भी आप डिस्टेंस लिखोगे एक लाइन, इस लाइन का कोई भी पॉइंट से, तो डिनोमिनेटर में 4² + 3² आएगा ना। इसके लिए जब आप सेम लिखोगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन, तो डिनोमिनेटर में 5² + 12² आएगा ना, एंड सेम यहाँ पे 7² + 24² आएगा ना। तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर में ये 3 नंबर्स आने हैं, एंड देन जैसे ही हमने ये 3 नंबर्स लिखे, फिर हमको ये 3 नंबर्स दिखे 10 26 एंड 50। तो हमें समझ में आया कि ये सब डबल है। अगर ये डबल है तो बस यहीं से हमारी इक्वल डिस्टेंस आ सकती है, बस हमें इसको 0 बनाना है। तो वो 0 बनाने के लिए 0 हो गया। ठीक है, अगर ये नहीं आपको पता चल रहा है तो व्हाट यू कैन ऑल्सो डू इज, व्हाट यू कैन ऑल्सो डू इज assume a point HK जो इन तीनों से इक्विडिस्टेंट है। तो नाउ आई कैन से 4H + 3K + 10 का मॉड बाई 5 इज इक्वल टू 5H - 12K + 26/13। ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं, इन दोनों को इक्वल करके H और K की एक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, ये हटा दो चाहे। सिमिलरली, हाँ सिमिलरली फर्स्ट एंड थर्ड के साथ ऐसा ही कर लो, उनसे और एक और एच और के की इक्वेशन मिल जाएगी, फिर वो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो तो 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। सर ये चैप्टर में आपको सर्कल, सर्कल उसकी वर्कशीट है वो। उसका पहले तो पढ़ाई अलग होगा। हाँ 31 भी था ना इसी का। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम, ये तो किया ही था लास्ट क्लास में ऐसा। तो देखिए इसको भी क्या कर सकते हो आप जल्दी से करने के लिए, ये लाइन की स्लोप -1 है। ठीक है, नाउ ये पॉइंट है 2 3, ये लाइन है x+y -11 = 0। ये पॉइंट 2 3 है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे कहीं होगा। तो इस लाइन की स्लोप m1 अगर -1 है, तो वी नीड टू नो, वी नीड टू हैव अ स्लोप विच इज 1, सो दैट m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 आ जाए, बिकॉज ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। तो 2 3 का कौन से पॉइंट के साथ स्लोप 1 आएगा, बस ये चेक कर लो। समझ आ रहा है क्या? तो फर्स्ट के साथ नहीं आ रहा। बी के साथ सर पहले तो ये भी चेक कर लेते ना कि x+y - 11 0 किसमें होगा। फिर दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए इसके बी और हाँ हाँ, बी और वो भी कर सकते हैं, और ज्यादा इजी हो जाएगा कि वो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो इसी लाइन पे आने वाला है। तो इनमें से कौन सा पॉइंट है जो इस लाइन पे आ रहा है, पहले तो यही चेक कर लेते हैं। ठीक है, बी और डी गए। तो x+y - 11 इसके लिए सही हो रहा है और डी के लिए सही हो रहा है, तो ए और सी तो चले गए, एंड देन वी कैन चेक द स्लोप। स्लोप बनाना चाहिए स्लोप बनाना चाहिए, स्लोप 2 3 का और वो आंसर का। ये भी
है ना, तो बी में आ रहा है, ठीक है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। The reflection of one person car. वो बता, 31 क्लियर है क्या? 32, 34, 32 भी है क्या? हाँ 32, द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट ऑफ द पॉइंट अबाउट दिस लाइन। तो देखिए ये लाइन को आप अज्यूम कर लो कि ये मिरर है, ये लाइन है, ये पॉइंट है, 4 n - 13, ठीक है। तो आप लोगों ने 10th क्लास में शायद थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ा था। तो अगर ये प्लेन मिरर है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? इधर बनेगी, हाँ है ना। ये पॉइंट अगर ए है तो इसका ए डैश यहाँ होगा, ऐसा कुछ पढ़ा था। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होंगे बिकॉज द मिरर इज प्लेन मिरर, ठीक है। तो आई कैन से कि अगर आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता लगा लो, तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो पॉइंट ए और ए डैश का मिड पॉइंट होगा, है ना। तो अगर ये पता चल गया तो उसके बाद आप ये पता लगा सकते हैं, h+4/2 इज इक्वल टू दिस पॉइंट, k+13/2 इज दिस पॉइंट, तो h और k की वैल्यू आ जाएगी। तो है ऐसा हाँ, नहीं कर सकते इसका वो डिस्टेंस फॉर्मूला जो अभी आपने सिखाया था पैरेलल टाइम्स वाला तो कुछ सिखाया था परपेंडिकुलर वाला, परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस सिखाया था ना, उससे हम लोग ये डिस्टेंस फाइंड कर दिए फिर मल्टीप्लाई अगर 2 कर गए फिर हमारे पास इसका डिस्टेंस तो आ ही गया है पॉइंट की, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से पॉइंट हो जाएगा। दो इक्वेशन बनेगी, हाँ इक्वेशन से कितना पॉइंट है। उसमें स्क्वायर वगैरह भी आएगा, ठीक है। तो एक ये जो मैं बोला वो है प्री का, तो सेक्शन फॉर्मूला हाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला a+b/2 सेक्शन फॉर्मूला का ही रेशियो 1:1 करने से, ठीक है। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि ये लाइन की स्लोप हो गई -5, ठीक है। तो चेक फॉर अ पॉइंट जिसका स्लोप इसके साथ मिलाने से +1/5 आवे, है ना। इसका स्लोप इस पॉइंट का ऑप्शन में से कोई एक पॉइंट के साथ स्लोप 1/5 आना चाहिए। तो ऐसा कोई है क्या? तो आई थिंक फर्स्ट ईयर, -13 -14 तो 1 हो गया, हाँ सर। है ना। और नीचे 4 -1 तो 5 हो गया, तो 1/5 स्लोप आ गया फर्स्ट थिंग। सो दैट शुड बी द आंसर, बाकी किसी में तो 1/5 आ नहीं रहा है, समझ आया? ठीक है, तो दैट इज हाउ ऑप्शंस चेक करके आप बहुत इजीली आंसर ला सकते हैं, ठीक है। बट वर्किंग कैसे होगी वो समझ आ गया ना, सॉल्व कैसे करना। वर्किंग वाले में ये है, हम लोग क्या करेंगे, ये लाइन की इक्वेशन गिवन है 5x, हाँ 5x + y + 6 = 0। तो इस लाइन की इक्वेशन गिवन है, इसकी स्लोप पता है, तो ये लाइन की स्लोप आ जाएगी, और ये लाइन का पॉइंट पता है, तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों लाइंस को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा विच इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। नाउ दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, है ना। तो ये पॉइंट अगर हम h के अज्यूम कर लें, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो आ चुके हैं आपके पास, तो h+4/2 इज दिस पॉइंट, k+13/2 इज दिस पॉइंट, तो h और k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 34, the distance between two lines represented by this equation,
हम्म। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, क्या होगा। मतलब इस 3x और 4y का होगा। हाँ 3x and 4y तो होगा, दोनों लाइंस में 3x 4y होगा, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो याद आएगा। और सर 4 का कोई भी होगा क्योंकि 3x इंटू 4। हम्म। रुको मैं कुछ राइटिंग का दूसरा सामान लेकर आता हूँ। ये मेरा राइटिंग इंस्ट्रूमेंट वापस से आज बंद हो गया है ना, तो मैं एक और दूसरा लेके आता हूँ, 2 मिनट रुको। पॉइंट से लाइन पे डिस्टेंस निकालना है काम आपने वही निकालना है। अच्छा डिस्टेंस डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस की लोकेशन निकालना है वही ऊपर निकालनी है। ये जो का इंटरसेक्शन निकालना है हाँ इसका मेरे को लाइन का वो बताया होगा वो फिर परपेंडिकुलर है स्लोप अच्छा स्लोप होगा स्लोप का फ्लोर से हाँ फिर ये इक्वेशन बन गई। तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, ये दो लाइंस की इक्वेशन है जिसको मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो वैसे मल्टीप्लिकेशन करने से हमें ये क्वाड्रेटिक टाइप का एक एक्सप्रेशन मिला है। तो ये 9x² है, और दोनों लाइंस हैव टू बी पैरेलल, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस हमको पूछा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों लाइंस में x और y के जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 9x² दिख रहा है, ये 16y² दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों लाइंस में x एंड y के कोएफिशिएंट्स 3x+4y ऐसे ही होगा, राइट। 3x+4y+k=0। सर -4 -4 होगा, हाँ, क्योंकि 24 माइनस है। ठीक है, तो ये -4y होगा, दिख रहा है ना तुमको। और दूसरे लाइन में भी 3x-4y+l ऐसा होगा, राइट। तो ये जो कांस्टेंट्स हैं k n l, इसकी वैल्यू हमें अब यहाँ से फाइंड करनी है। तो इसके लिए बेटर तरीका क्या है कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो और x एंड y के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लो, तो वी कैन गेट द वैल्यूज ऑफ k n l इजीली। ये दो इक्वेशन कैसे बनना एक से अभी बनी नहीं है, हमें ये पता था कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस ढूंढने को बोला गया है। हाँ
तो अगर ये पैरेलल है तो दोनों लाइंस का है जो इसमें दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया है, वो बोला तो सही मैंने, दो लाइंस की इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया जिससे ये क्वाड्रेटिक मिला था। ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई किया है, तो उस मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या नंबर यूज होंगे वो हम एस्टिमेट कर रहे हैं। राइट, हमें ये पता है कि दोनों लाइंस में एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट सेम यूज हुए हैं क्योंकि वो पैरेलल लाइंस हैं। तो एक्स के साथ 3 होगा, वाई के साथ 4 होगा, ये भी समझ आ रहा है। और दोनों में एक्स और वाई में से एक नंबर नेगेटिव होगा क्योंकि जब एक्स एंड वाई का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये -24 आ रहा है। ठीक है, तो ये इतना समझ आ गया। तो ये हो गया एक्स का एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन, वाई का वाई के साथ मल्टीप्लिकेशन, और एक्स एंड वाई का एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो ये 3 मल्टीप्लिकेशन से ये 3 रिजल्ट्स आए। ठीक है, अब अगर मैं ये कांस्टेंट का एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो 3k x होगा, एंड ये 3l x होगा। दैट मीन्स 3k + 3l, दैट शुड बी इक्वल टू -12, है ना, जो कि एक्स का कोएफिशिएंट है। एक्स का कोएफिशिएंट कैसे मिलेगा? 3 और 3 को मल्टीप्लाई किया होगा तो ये 9x² आ गया। वाई एंड वाई को मल्टीप्लाई किया होगा 4 एंड 4 को, तो 16y² आ गया। इन दोनों को 3 4 को मल्टीप्लाई किया, 3 4 को मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया। ठीक है, अब कॉन्स्टेंट्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, एक्स और वाई के साथ और एक्स एंड वाई के साथ। हाँ सर, बट वो नहीं समझ रहा। तो k को 3x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3kx आया। सिमिलरली ये l को 3x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3lx आया। तो x का कोएफिशिएंट क्या हुआ? 3k + 3l x। ठीक है, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? -12 है। तो ऐसे ही वाई का भी हाँ, तो वैसे ही y का भी आ जाएगा, 4। -4k - 4l। ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू 16। हाँ समझ आ रहा है क्या? सो -4k - 4l, दैट शुड बी 16। तो यहाँ से k + l का वैल्यू आया -4, और बट यहाँ के का भी मल्टीप्लिकेशन -12 होता है, जो लास्ट वाला है हाँ 16 में -12। हाँ, k × l इज ऑल्सो -12। तो k + l तो -4 ही आया, दोनों से सेम ही आएगा, एंड k × l इज -12 ही आया। ठीक है, तो k + l -4 एंड k × l इज -12। तो इसका मतलब क्या हुआ कि k और l में से कोई एक -6 होगा एंड दूसरा 2 होगा। देन ओनली वी कैन गेट दिस k + l -4 एंड k × l -12। ठीक है, बोलिए कोई डाउट है क्या यहाँ तक? तो ऐसा हमने लिखा तो हमें इक्वेशन मिल जाती है क्या? द इक्वेशन विल बी 3x - 4y -6 = 0। ये 3x - 4y +2 = 0। तो ये दो लाइंस की इक्वेशन मिल गई। नाउ वी कैन गेट द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये 8/5, तो आंसर 8/5 आ जाना चाहिए, ऑप्शन ए। 34 हो गया, 36 भी है ना, 33 भी।33, इक्वेशन ऑफ द लाइन विथ स्लोप दिस विच इज कॉन्करेंट विद द लाइंस। अरे कॉन्करेंट का मतलब नहीं पता होगा तुझे? हाँ कॉन्करेंट मतलब वही जो इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है। ठीक है, अब तो हो जाएगा। मतलब ये दोनों लाइन के इंटरसेक्शन के पास होगी, हाँ फिर हो जाएगी। 36,
if the equations represent a pair of straight lines whose slopes are m and m square, then which of the following can be a value of a? तो ये वैसा ही है, दो लाइंस की इक्वेशंस को इसमें मल्टीप्लाई किया हुआ है टू गेट दिस क्वाड्रेटिक टाइप का एक्सप्रेशन। ठीक है, सर इसमें m का वैल्यू का हो सकता m का वैल्यू तो है 1, क्यों? पैरेलल कहाँ लिखा है? इधर पैरेलल लाइंस नहीं लिखा है, उधर ही था पैरेलल। ठीक है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो जो लाइंस हैं उनकी इक्वेशंस है y इक्वल टू एम एक्स प्लस के, है ना? ये लाइन की इक्वेशन होती है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना? अब सी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी है इसके लिए हमने के ले लिया। एंड दूसरी लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स प्लस एल। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें और कोएफिशिएंट्स कंपेयर करें तो वी कैन गेट द वैल्यूज जो हमें चाहिए। ठीक है, तो अभी इन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लो तो दिस बिकम्स y इंटू वाई, वाई स्क्वायर होगा तो यहाँ पे वाई स्क्वायर ही है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा? एम क्यूब विल बी इक्वल टू ए। ठीक है, कोई डाउट है क्या? एम है और ये एम स्क्वायर है तो एम इंटू एम स्क्वायर इज एम क्यूब। दो लाइन की स्लोप एम और एम स्क्वायर। ठीक है, तो एम इंटू एम स्क्वायर एम क्यूब हुआ और सामने यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, तो ए का वैल्यू एम क्यूब के इक्वल हो गया। ठीक है, सो नाउ दैट मीन्स कि ए का आंसर जो अपने को चाहिए वो एक परफेक्ट क्यूब होगा, तो जो ऑप्शंस है वो सारे परफेक्ट क्यूब्स ही गिवन है, तो एम का वैल्यू 2 -2 3 या 4 कुछ आना चाहिए। ठीक है, नाउ एक्स का कोएफिशिएंट अपने को अब क्या चाहिए? ए ही चाहिए ना। एक्स इंटू वाई, तो एम एक्स वाई माइनस एम एक्स वाई होगा एंड माइनस एम स्क्वायर एक्स वाई होगा, तो माइनस एम स्क्वायर दैट शुड बी -6। समझ आ रहा है ना? अरे हाँ, तो y माइनस एम एक्स माइनस के इक्वल टू 0 ये इक्वेशन है, y माइनस एम स्क्वायर एक्स माइनस एल इक्वल टू 0। तो ये एम स्क्वायर एक्स को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस एम स्क्वायर एक्स वाई आया, माइनस एम एक्स को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस एम एक्स वाई आया, तो माइनस एम एंड माइनस एम स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई विच इज -6। ठीक है, तो यहाँ से एक और m की इक्वेशन मिलती है, यहाँ से आपको m का रिजल्ट मिल जाएगा, तो एम स्क्वायर प्लस एम -6 इज 0, तो m का वैल्यू क्या होगा? m का वैल्यू -3 आएगा और 2 आएगा। क्लियर है क्या? m विल बी इधर -3 और m विल बी 2, तो m अगर -3 है तो a होगा -27 जो ऑप्शंस में नहीं है, m अगर 2 है तो a होगा 8 जो ऑप्शंस में है, तो आंसर 8 हो गया। कोई भी डाउट है, रिपीट करना है कुछ तो बताइए। ये एम स्क्वायर वाला, ये इक्वेशंस को हमने लाइन की इक्वेशंस कैसे लिखी वो समझ आ गया था ना? अब इनको मल्टीप्लाई करने से ये आने वाला है ना? तो मैंने पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने सिर्फ जो काम काम की चीजें हैं वही मल्टीप्लाई की। तो एक तो मैंने x के कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई किए सो दैट मुझे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मिल गया। वो क्यों? क्योंकि हमें a की वैल्यू ढूंढनी है। फिर हमने एक्स वाई की कोएफिशिएंट फाइंड किए, तो इसके लिए हमने यहाँ के x को इधर के y के साथ मल्टीप्लाई किया, सो दैट विल बी माइनस एम एक्स वाई। फिर दूसरा हमने ये वाले x को इधर के y के साथ मल्टीप्लाई किया, तो दैट विल बी माइनस एम स्क्वायर एक्स वाई। तो एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या है इवेंचुअली? -m पहला वाला और -m स्क्वायर दूसरा वाला। ठीक है, तो ये हो गया, ये हुआ, तो ये आपको मिल गया एक्स वाई का कोएफिशिएंट। एक्स वाई का कोएफिशिएंट जो आपको गिवन है वो है -6, तो उसको -6 के साथ इक्वल कर दिया, तो m की एक इक्वेशन बन गई जिसको सॉल्व किया तो m का वैल्यू 2 आया।
क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व किया था, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक बना के m का वैल्यू अगर 2 आया तो आपको a इक्वल टू m क्यूब बताना था, तो m क्यूब का वैल्यू 8 हो। कोई डाउट है क्या? ठीक है, फिर आगे और कोई डाउट्स? हाँ 37 38 तो ये स्क्वायरिंग वाला समझ नहीं आई। स्क्वायर वाले अब तो आ रहे होंगे, अब जो मैं बता रहा हूँ। अब बता के देखने आ रहे हैं। हाँ 37, if one of the lines of this is a bisector of the angle between the lines this, तो देखो ये दो, यहाँ पे ये वापस से दो लाइंस हैं, तो x इंटू वाई इज जीरो, अगर ये दो लाइंस हैं तो x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू जीरो, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, यही दो लाइंस हो सकती है। फिर मतलब x y इक्वल टू जीरो ये लाइंस हैं, तो दो लाइंस की इक्वेशन को आप कैसे सेपरेट करोगे इसमें से? या तो x जीरो होगा या तो y जीरो होगा, और तो कोई है ही नहीं, है ना तरीका। तो x इक्वल टू जीरो इज अ लाइन विच इज y एक्सिस, y इक्वल टू जीरो इज अ लाइन विच इज x एक्सिस, ठीक है। तो ये जो दो लाइन यहाँ पे मेंशन्ड है वो दोनों हमारे एक्स एंड वाई एक्सेस है, उन दोनों का एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो 45 डिग्री पे होगा, ठीक है। सो वी कैन से दिस एंगल इज 45 डिग्री, सो वी कैन से द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 1। तो इफ वन ऑफ द लाइंस, यहाँ पे फिर से दो लाइंस है, इफ वन ऑफ द लाइंस इज अ बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ दीज लाइंस, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? तो m का वैल्यू 1 हो सकता है या -1 हो सकता है ना, क्योंकि जो x एक्सेस है हमारे, x और y एक्सेस, उनका एक बाइसेक्टर ये भी हो सकता है। तो अगर ये बाइसेक्टर है तो इसका स्लोप -1 होगा, तो m कैन बी इधर 1 और -1। तो इसमें मतलब सॉल्व का कुछ है ही नहीं। हाँ तो मैंने कहाँ बोला हर कुछ? सर इसका तो -1 के बाद इस साइड है, ठीक है हाँ उस साइड है ना, दोनों साइड ये 1 है अगर, और ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप क्या होना पड़ेगा? -1 ही तो होना 10 पे जो मॉड लगता है वो एक है। फॉर्मूला है ना 10 tan हाँ थीटा इक्वल्स टू m बाय m हाँ, उससे वो बनेगी। नहीं, दो परपेंडिकुलर लाइंस होगी ना, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों परपेंडिकुलर हो गई, इसकी स्लोप अगर 1 है तो इसकी क्या होगी फिर? ठीक है, 38। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या होता है? स्लोप। if the gradient of one of the lines is twice that of the other, then what is h? तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट्स x के कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, दैट मींस जो लाइंस इस जिनको मल्टीप्लाई करके लाए हैं, उन दोनों लाइंस में कांस्टेंट कुछ होगा ही नहीं, तो द लाइंस विल बी y इक्वल टू mx एंड दूसरी लाइन विल बी y इक्वल टू 2mx, एक लाइन का स्लोप दूसरे का डबल है। समझ आ रहा है क्या? कोई भी डाउट है यहाँ तक बताइए? नहीं, ओके। तो अभी इनको मल्टीप्लाई कंपैरिजन करके फिर सॉल्व कर सकते हैं। सर ऐसे y इक्वल टू mx प्लस c होता है ना, हाँ तो c है ही नहीं अभी तो मैं, अगर c होता कांस्टेंट होता तो यहाँ पे फिर x के कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट, कांस्टेंट्स वो सब आते, वो नहीं है, दैट मींस देयर आर ओनली x एंड y के वैल्यूज, कांस्टेंट्स नहीं है, तो हमने से y इक्वल टू mx लिखा एंड y इक्वल टू 2mx लिखा, c नहीं लिखा, ठीक है। ऐसे हो ना mxy प्लस 2mxy तो हाँ hxy हाँ सब बस, तो h का वैल्यू क्या आ गया? क्योंकि m प्लस 2m होगा m का वैल्यू क्या है? तो m का वैल्यू की जरूरत नहीं है तो m क्वेश्चन में थोड़ी है, m थोड़ी आंसर में आ सकता है। h 1/3 तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर इस इक्वेशन को तो हम्म mxy प्लस
2mx हो जाएगा। तो -2mxy एंड -mxy, तो -3mxy हुआ। सो -3m इज h। ठीक है, तो h का वैल्यू -3m है, बट m का वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज m तो क्वेश्चन में था नहीं ना, तो m कैन नॉट बी अ गिवन वैल्यू, m कैन नॉट बी योर आंसर। क्या होगा? तो हाँ, तो ढूंढ रहे हैं ना उसको जा। सर माइनस ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, y - mx एंड y - 2mx। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन जीरो हो गया, तो y² -mxy - 2mxy, तो -3mxy हो गया, प्लस ये हो गया 2m² x² दैट इज 0। ठीक है, तो अगर आप कंपेयर करें तो 2m² इज 1, बट ये नहीं हो सकता, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो ये 2 है, y² हो गया, ये 6 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, so now this is same 2y², so now we can write this as 4m² is equal to 1। 4m² is 1, तो m का वैल्यू आएगा +-1/2। ठीक है, m अगर ये आया तो नाउ आई कैन कंपेयर दिस, ये 6m है, -6m और ये h है, तो -6m इज इक्वल टू h। तो m की जगह पे आप 1/2 लिखेंगे या -1/2 लिखेंगे, तो आंसर क्या आएगा, +3 या -3। ठीक है, ये आंसर मल्टीप्लाई कर दिया 2, क्योंकि इसके साथ कंपैरिजन करना था ना, पूरे में 2 मल्टीप्लाई करो। सर लेकिन फिर वो एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट को 4 है होगा ना। हाँ, तो 4x स्क्वायर 4m² के साथ 1 को 4x स्क्वायर 1 होगा इस। हाँ, 4m² 1। ठीक है, अब y², 2y² को मैं 1y² के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, 2 = 1 नहीं कर सकता, तो इसके लिए 2 तो यहाँ पे लाना ही पड़ेगा मुझे, है ना। बाकी सब जगह पे अननोन्स हैं, तो वो सब उसके इक्वल हो जाएंगे। तब पीछे अगर 3 क्योंकि टाइपिंग का आंसर है ये तो इसलिए हाँ, तो टाइपिंग द आंसर तो -3 नहीं हो सकता। ठीक है, तो टाइपिंग द आंसर में आपका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आएगा, तो इट विल बी ओनली अ नेचुरल नंबर या होल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, सो आई होप ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला है, ये मैंने एक ही वजह से पढ़ाया है, क्योंकि आईआईटी मैट की हिस्ट्री में एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो वो एक क्वेश्चन की वजह से मुझे इतने सारे स्क्वायर वाले क्वेश्चन करवाने पड़े हैं, जो कराते हुए मुझे भी दुख हो रहा है, क्योंकि तुम लोग को दुख हो रहा है ना। बट ये 22 में ऐसा क्वेश्चन आया था, जिसकी वजह से मुझे कराना पड़ा, है ना। वरना उसके पहले, वरना मैं उसके पहले, अब वो तुम्हारी मर्जी, पर मुझे तो कराना पड़ेगा ना। बीटा संकेत क्या है? 22 में लास्ट आया था, 20 अभी इस साल भी नहीं आया, तो फिर मैं वापस छोड़ दूंगा ये कराना, बट अभी मैंने इस साल लास्ट कराया है। देख, तो इसमें दो इक्वेशन में m 1 और -1/n -1/n
एम एक में, एन और दूसरे में -1/n। हाँ M1 M2 ले ले, बाद में उनका प्रोडक्ट -1 कर लेंगे। -1/m इतनी बार लिखना पड़ेगा, दुख होगा। तो इन दोनों जो पेयर्स हैं, इन दोनों में एक एक इक्वेशन तो सेम है, तो वी कैन अज्यूम दैट इक्वेशन इज y इज इक्वल टू mx, है ना। सी नहीं होगा, उसका रीजन तो समझ आ रहा है। बड़ा लंबी होगी। हाँ मतलब, हाँ सब बस ठीक है। दूसरी इक्वेशन हम लिख सकते हैं y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x, है ना। क्या वो इन साइड को इंटरसेक्ट पढ़ लिया। इंटरसेक्ट समझ आ रहा पर हाँ अच्छा। सेम लाइन से तो है। हाँ अच्छा ठीक है, तो ये पेयर है। अब इन पेयर्स को मल्टीप्लाई करके फिर कंपेयर कर लो, देन यू विल गेट सम वैल्यूज। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर होगा प्लस एम m1x² होगा माइनस m+m1xy होगा इक्वल टू 0। तभी कैसा मल्टीप्लीकेशन, y minus mx is equal to 0 y minus हाँ m1x हाँ, y माइनस एम एक्स इक्वल टू 0 किया इसको, एंड y माइनस m1x इक्वल टू 0 किया इसको, और मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये आएगा। अब यहाँ पे देखिए 3y² है और ये 2x² है, तो 3y² तो आपको चाहिए ही पड़ेगा, सो दैट यू कैन कंपेयर, तो ये 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, so 3y² is fixed, so now we can say 3 times m1 is 2। ठीक है, तो 3 times m1 is 2, and similarly -3 times m+m1 is a। ठीक है, वैसा ही कंपैरिजन इधर इधर से करो, तो यू विल गेट सम इक्वेशन, जिनको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। सर ये जो 3m1 इक्वल टू उस टाइम यूज करना है ना -1/n क्या, -1/n उस टाइम यूज करना हाँ, तो यहाँ से m1 m into m1 2 आया ना, यहाँ से m into m2 कुछ आएगा, m into m1 2/3 आया, यहाँ से m into m2 कुछ आएगा, उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो m² की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि m1 m2 -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड वाले पेयर को मल्टीप्लाई करके कंपेयर करेंगे, सो इट विल बी y² प्लस m2x² माइनस m+m2xy इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे y² के साथ फिर से 3 है, ये फिर से 3 हो गया, और ये भी फिर से 3 हो गया, सो 3m1m2 इज 2। ठीक है, तो 3m_m2 इज 2, तो ये सेम हो गया, तो ये 3m_m2 यहाँ से है और 3m_m1 यहाँ से है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इट बिकम्स 9m² m1m2, दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, सर हाँ यहाँ से ये भी तो डिराइव कर सकते हैं m1 इक्वल टू m2। क्या, m1 इक्वल टू m2 भी डिराइव हो जाएगा यहाँ से। अच्छा ये -3 भी है यहाँ पे, ये मैंने माइनस स्किप कर दिया, यहाँ पे हमने लिखा है ये -3 है, माइनस आएगा तो माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो ये नेगेटिव हो जाएगा एंड ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ओके। राइट, सर -3 ना रहेगा -3, हाँ तो -9 आने थे ना, तो -9 आ जाएगा, तो ये हो गया -3, तो -3m_m2 इज इक्वल टू 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -9m² इज 4, ये m1 into m2 इज -1, क्यों, क्योंकि ये जो दो लाइंस हमने अज्यूम की थी m1x और m2x वाली, वो दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो वी कैन से, m² इज 4/9। हाँ तो m² का वैल्यू 4/9 आ गया, तो m का m वैल्यू टू बाई प्लस थ्री और -2/3 हो गया। ठीक है, m अगर इतना हो गया, तो m अगर आपको पता चल गया तो यहाँ से m1 पता चल जाएगा, m एंड m1 पता चल जाएगा तो a पता चल जाएगा। सिमिलरली प्लस इंडिया वो कैसे सेम आ जाएगा, बाद में स्क्वायर करने से तो सेम ही आ जाएगा ना, प्लस ही ले लो।
ठीक है, बाद में स्क्वायर करने से सेम आ जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे जब आप कंपेयर करेंगे ये एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट्स को, एक्स वाई के कोएफिशिएंट्स को, तो 3m m2 m+m2 ये b के इक्वल होगा। ठीक है, तो एक m आपको पता चल चुका है, m आपको पता चल गया तो यहाँ से m1 आ जाएगा। सिमिलरली m आपको पता चल गया है तो यहाँ से m2 आ जाएगा। m एंड m2 पता है तो b आ जाएगा, m एंड m1 पता है तो a आ जाएगा, a एंड b दोनों पता है तो a² + b² आ जाएगा। ठीक है, ये सब कितनी नहीं 15 क्वेश्चन आते हैं 40 मिनट। ठीक है, तो 3 मिनट है ऑलमोस्ट। राइट, तो टाइम आपके पास है जितना इसमें लगा उतना टाइम आपको एग्जाम में तो मिलता है, बट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन आया है जिसकी वजह से आपको ये लास्ट के जो आधा घंटा वेस्ट हुआ है हमारा उसकी वजह से जो, ठीक है, अब पता नहीं इस बार वापस आएगा कि नहीं, बट अब मुझे पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए जी। हाँ बहुत इजी इससे, वो तो एक ही क्लास में सब कर देंगे। तो ये भी इजी था इसके पहले जब तक ये नहीं था, वरना इसके बिना का तो हमारा हो ही चुका था ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्कल फिनिश कर देंगे। ठीक है, ओके, बस फिर रिवीजन करेंगे। रिवीजन आप लोग को चालू कर दो, क्लास में जब होगा तब होगा, है ना? यस एबीएम। सर हाँ, आज IIM बैंगलोर में एक वेबिनार हुआ था तो उसमें सिलेबस का ऐसा बोला था कि 11th और 12th का पूरा आएगा। क्या वापस बोलो, क्या बोला था सिलेबस का? सर आज वो IIM बैंगलोर का वेबिनार था ना, उसमें ऐसा बोला था कि 11th और 12th का पूरा सिलेबस आएगा। सो हाउ डू वी गो अबाउट इट नाउ? पूरा सिलेबस आएगा मैथ्स का? यस। ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट बोर्ड्स हैं। उन्होंने ऐसा भी बोला है कि ओपन स्कूल वाले भी मैथ्स वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा बोला है 11 और 12 का पूरा सिलेबस आएगा, फिर तो आप लोग कोर मैथ्स वाले ना, अप्लाइड मैथ्स वाले, उन लोग का भी सबका सिलेबस अलग अलग है, फिर तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा, है ना? सर यस तो सर। हमारे हमारे जितने ये हैं अप्लाइड मैथ्स वाले सूरत वाले स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली सारे अप्लाइड मैथ्स वाले, तो मुझे लगता नहीं है कि वो लोग 11 12 का कोर मैथ्स का सब कुछ पूछ सकते हैं। उन्होंने ऐसे तो क्यूए बोला था। ठीक है, तो जो हमारी टीम ने भी सुना था तो उन्होंने ये बोला था कि मैथ्स होना चाहिए, इट हैज टू बी मैथ्स नॉट स्टैटिस्टिक्स। उनके मार्कशीट पे मैथ होना चाहिए, बट वो मैथ में से क्वेश्चन आएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है वैसा होगा। ठीक है, मैथ उसका वो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का। बट अगर फिर भी आपको पढ़ना है तो आप 12th का मैथ जो अपना रिसेंटली पढ़ा हुआ है उतना ही टाइम है अब अपने पास, उसी को रिवाइज कर लो, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन कैलकुलस, वो इजी भी है, तो वो कैलकुलस वाला पार्ट आप लोग कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि वो आएगा। ठीक है, तो क्योंकि मैंने सुना नहीं, हमारी टीम ने सुना था तो उन्होंने मुझे यही फीडबैक दिया कि ऐसा बोला है। तो अगर आपने सुना है कि 11 12 का पूरा सिलेबस आएगा तो फिर वी आर एट रिस्क, क्योंकि सभी का सिलेबस अलग अलग है। आप लोग कोर मैथ्स पढ़ रहे हो, आपका सिलेबस अलग है। यहाँ मैक्सिमम सूरत वाले स्टूडेंट्स अप्लाइड मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो मुझे लगता नहीं कि इस तरीके से वो लोग पेपर बनाएंगे जो सबके लिए अलग अलग होगा। तो मेरे हिसाब से जो हम लोग कर रहे हैं वैसा ही रखना चाहिए। फिर भी आपको अगर सेफ प्ले करना है तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आप लोग अच्छा कर लो, क्योंकि अगर उनको पूछना है मैथ्स में से तो वही चीज पूछ सकते हैं। हाँ, 2 मिनट। ठीक है, सर तो डिफरेंशियल इक्वेशन और वेक्टर वो सब अभी के लिए साइड पे रख दे। हाँ अभी जितना हुआ है, अभी मुझे लगता है पूरा सिलेबस हुआ भी नहीं है ना आप लोग का। सर हो गया है। हो गया क्या? ठीक है, तो कैलकुलस वाला पार्ट देख लो फिर, और ज्यादा नहीं देखना, 3D वेक्टर ये सब नहीं देखना। ठीक है, ओके सर।
एक बार आप उसमें बी की वैल्यू निकाल के बताओ, ये तो 5 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा। हाँ ये आपने स्टैटिस्टिक्स करवाया है तो सर एक बार उसका रिवीजन मतलब वो रेगुलर क्लास में कराओ ना क्योंकि वो सर वो प्राइस के मॉक में आ रहा है और उसमें अच्छा खासा आता है, 4-5 क्वेश्चन आते हैं। पीआई का सर वो कल चल रहा है ना सर वो भी रिवीजन तो ठीक है हमारा पीआई वाले में ज्यादा डीआई भी हो जाएगा, मतलब डीआई में कुछ है नहीं वैसे। नहीं वो कैसे करना है बस वो सर ने कर सकता है फिर वो क्योंकि वो तो कैलकुलेशन करने बैठ हाँ, कैलकुलेशन में बहुत सारे क्वेश्चन बिना कैलकुलेशन के भी आ जाते हैं, इसलिए वही ध्यान दें। ठीक है, गया। क्या बोल रहे हैं?